नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूँ आपका। तो मैं ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना रहा था जिसमें मैंने अब तक काफ़ी सारे चैप्टरों की बात कर ली है। आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन चैप्टर है, इसलिए ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सेल्फ प्रमोशन। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़े। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक ज़रूर कर दे, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, लाइक कर दिया आपने, चलिए अच्छी बात है। आइए आते हैं। एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, अर्थ इज ओनली प्लेनेट विच हैड लाइफ। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने ज्योग्राफी की बाकी सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट एकदम रेडी रखी है, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर विजिट आउट करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप चैप्टर 1, 2, 3 और 4 अच्छे से पढ़ लें। मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ज्योग्राफी कहीं से न फंसे। ये जो वीडियो है क्लास 6 के साथ साथ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए भी ज़रूरी है। चलिए आते हैं। As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can survive here because the life-sustaining elements of land, water, air present on Earth. जाहिर सी बात है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, जहाँ पे आपको लाइफ मिलेगा। क्यों लाइफ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको जीवन जीने के सभी तत्व मिल जाएंगे। मतलब कि एक जीवन को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है वो आपको पृथ्वी में मिल जाएंगी। जैसे यहाँ आपको ज़मीन मिल रही है, लिथोस्फीयर, यहाँ आपको गैस मिल रहा है, एटमॉस्फेयर, यहाँ आपको बायोस्फीयर मिल रहा है, ज़िंदगी मिल रही है। मतलब बायोस्फीयर तो इन्हीं तीनों की वजह से आया। यहाँ आपको पानी मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर के लिए। एक बार देख लेते हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन विच इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। मतलब 3 मेजर कंपोनेंट मिलते भी हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। मैं आगे इसको समझेंगे भी। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये देखिए, ये लिथोस्फीयर है। फिर उसके बाद बोल रहा है द गैसेस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो गैसेस लेयर अर्थ को सराउंड कर रहा है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फिर बोल रहा है एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी काफ़ी सारी गैसेस देखने को मिलती हैं। यहाँ वाटर है तो वाटर एक बहुत बड़ा एरिया बनाता है अर्थ सरफेस का। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज ऑफ वाटर इन ऑल द फॉर्म। बहुत अच्छा बात बोला। हाइड्रोस्फीयर पानी को हर फॉर्म में रखता है, चाहे वो ग्लेशियर के अंदर का पानी हो, चाहे वो रिवर के अंदर का वाटर हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो ओशियनिक वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो। किसी भी प्रकार का पानी है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर गिना जाएगा। और बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ। देखिए, बायोस्फीयर में सभी तरीके का जीवन आपको एक साथ देखने को मिलेगा। मतलब ये तीनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मीट होते हैं, वहीं पे आपका बायोस्फीयर क्या करता है? सस्टेन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोले इन द, ये वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन, एटमॉस मीन्स वेपर, हाइड्रोडोर मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ। तो यहाँ पे हर एक का मीनिंग दिया हुआ है। आइए आते हैं डायरेक्ट लिथोस्फीयर पे। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज भी है, इस इमेज को मैंने एक बार और बड़े रूप में लगाया है पीछे, तो वहाँ इसको समझेंगे। अभी देख लीजिए। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स टू सस्टेन द ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात दी हुई है। ये बोल रहा है कि जो सॉलिड पोर्शन अर्थ का, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है वो क्या होता है? आपका लिथोस्फीयर होता है। इसके अंदर आपको अर्थ का क्रस्ट दिखाएगा। जाहिर बात है, आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। जो हमारी अर्थ है उसका 3 लेयर होता है। जो हमारी अर्थ है उसका कितना लेयर होता है? 3 लेयर होता है। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, उसके बीच वाली लेयर जो बोलते हैं मेंटल, और एकदम फाइनल लेयर को हम क्या बुलाते हैं? कोर। तो याद रखिएगा, हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं लिथोस्फीयर की, वो कहाँ करते हैं? क्रस्ट पे। तो अर्थ क्रस्ट प्लस सॉइल अगर मिला दिया जाए तो आपको मिल जाता है लिथोस्फीयर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अर्थ के सरफेस का यहाँ पे 2 मेन डिविजन्स बोला गया है। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशन बेसिन्स। सिंपल में बोला है कि अर्थ को हम 2 भागों में लिथोस्फीयरिक कंटेंट पे बांट देते हैं। पहला तो बड़े बड़े लैंड मास जिसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, जहाँ पे अभी हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट। एक नया कॉन्टिनेंट अभी यहाँ पे खोजा गया है जिसको हम मान्यता दे दिए कॉन्टिनेंट का, वो है ज़ीलैंडिया। आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशन बेसिन्स। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। हर एक ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। कितने टोटल ओशियन है? तो हमारे पास 5 ओशियन है। आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशन। देखिए आइए देखते हैं। लुक एट द वर्ल्ड मैप, आर देयर लैंड मासेस कनेक्टेड टू ईच अदर। देखते हैं इसको। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। ये बोला है जो सी वाटर का लेवल है, मान लीजिए सी वाटर है, इसका लेवल हर जगह बराबर होता है। तो ये बोला गया है कि जो लैंड है,
वो मेज़र हमेशा कहाँ से किया जाता है, लेवल ऑफ द सी, जिसको जीरो लिया जाता है। एग्जाम्पल देख समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा सी है, ठीक है, ये पूरा सी है। इस सी लेवल का एलिवेशन हमेशा जो लेवल है वो हर जगह बराबर होता है, मतलब जो सी है उसका लेवल हर जगह समान होता है, तो हम इसको मानते हैं ज़ीरो। अब ये लैंड इससे कितना ऊपर, मतलब ये सी लेवल को अगर ज़ीरो माने तो हम बोले 100 मीटर ऊपर है, ये हम बोले 1000 मीटर ऊपर है। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन किया जा रहा है कि कौन सी बिल्डिंग कितनी बड़ी है ज़मीन पे, 100 मीटर लंबी है, 1000 मीटर लंबी है, कितनी बड़ी है ज़मीन पे, ये कैलकुलेट करते हैं किससे, एक लेवल लेते हैं ना, एक लेवल आपको लेना होगा, एक यूनिट लेवल लेना पड़ेगा, वो यूनिट लेवल को हम सी लेवल लेते हैं, क्योंकि सी लेवल कांस्टेंट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही इमेज जिसके बारे में बात कर रहा था, तो सबसे पहले तो देखिए अर्थ हमारे प्लैनेट पृथ्वी है। पृथ्वी में आप देखेंगे, आप देखिए ये ब्लू ब्लू हर जगह दिख रहा है ना, क्योंकि ब्लू इस प्लैनेट है। तो यहाँ हम देखते हैं ये एटमॉस्फेयर जो गैसेस से बना है, ये पहले इसको छोड़ देते हैं, ये एटमॉस्फेयर, ये लिथोस्फीयर लैंड, ये हाइड्रोस्फीयर, तीनों को आपस में जब मिलते हैं, याद देखिए तीनों एक ऐसी जगह जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं वहीं पे बायोस्फीयर बन सकता है। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये एटमॉस्फेयर का सर्कल है, ध्यान सुनिएगा, ये एटमॉस्फेयर का सर्कल है, ये आपका लिथोस्फीयर का सरफेस है, ये आपका हाइड्रोस्फीयर का सरफेस है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहला रीजन जो है वो किसको दिखा रहा है आपका, ये आपका दिखा रहा है एटमॉस्फेयर को, मान लीजिए। ये जो दूसरा है ये आपका दिखा रहा है लिथोस्फीयर को, ये जो तीसरा है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हाइड्रोस्फीयर को। और ये जो अब बच गया, देखिए ये तीनों किस पॉइंट पे इंटरेक्ट करते हैं, ध्यान देखिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऐसा है यहाँ ये तीनों मिल जा रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये यहाँ ये तीनों मिल रहे हैं, यही बायोस्फीयर है। समझ गए होंगे। तो मतलब ये तीनों कंपोनेंट जहाँ प्रेजेंट होंगे वहीं पे लाइफ सस्टेन करती है, ठीक है। मतलब बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ का फिजिकल, ये GIF देख लेते हैं एक, अर्थ का फिजिकल सिस्टम, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ध्यान सुनिए, GIF को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक बियर है, ये एक बियर है, देखो वो नहीं, बस दिखा दे रहा हूँ। ये एक बियर है आपके सामने, ये बियर है, इस बियर के बगल में आप ये पेड़ देख सकते हैं, ये एक बर्ड उड़ रहा है, क्लाउड्स है, एक्वाटिक प्लांट्स, फिश और कुछ प्लैंक्टन्स वगैरह है, ठीक है। अब देखिए समझ लेते क्या कहना चाह रहे हैं सिंपल में, बस ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं बोला कि सनलाइट की वजह से इवापोरेशन हो रहा होगा, तो इवापोरेशन होके कंडेंसेशन होके एक सेकेंड, हाँ, इवापोरेशन से कंडेंसेशन हुआ होगा तो क्या बना होगा, क्लाउड बना होगा। क्लाउड आगे वापस क्या होगा, पानी बरसाया होगा। तो यहाँ से सी लेवल का मेंटेनेंस हो रहा है, इस पानी और इस सनलाइट की वजह से यहाँ कुछ प्लांट डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए नीचे का ये लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर तो पानी में भैया डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस पेड़ों के कारण, इन पेड़ों के कारण यहाँ पे मरीन लाइफ सस्टेन कर रही है, जैसे इसके कारण इनका जन्म हुआ, जू प्लैंक्टन्स यहाँ पे। और इन जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खा रहा है, ये मछली खा रही है। अब ध्यान से देखिए क्या है, एरो कैसे जा रहा है उसको समझिएगा। एक सेकंड में वापस मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। वेट, देखिए तो हमने ये कहा कि एक तो एरो ऐसे गया पानी, फिर ये वापस ऐसे आ गया, फिर देखिए ये मान लीजिए और इसे कर दे रहे हैं, ये पेड़ को कौन खा रहा है, मछली खा रही है। ये पेड़ को कौन खा रहा है, मछली खा रही है। मछली और ये जो पेड़ है ये मछली खा रही है। यही नहीं, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो इस जो फाइटोप्लैंक्टन है मछली के द्वारा भी खाए जा रहे हैं, इनके द्वारा भी खाए जा रही है, बताया ना पानी के अंदर प्रेजेंट है। फिर ये मछली को कौन खा रहा है, ये चिड़िया खा ले रही है, ठीक। ये देखिए चिड़िया खा ले रही है, और इस मछली को कौन खा रहा है, तो हम बोलेंगे इस मछली को ये भालू खा ले रहा है। ध्यान सुनिएगा, ये भालू क्या कर रहा है आपका, ये भालू आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले रहा है, पेड़ बदले में उसको क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो आप देखिए मैं सिंपल में ये बताना चाह रहा हूँ, ये भालू खड़ा कहाँ है, ये भालू खड़ा है आपका लैंड के ऊपर। तो आप देखिए एक पॉइंट जहाँ पे ये पूरा का पूरा लिथोस्फीयर, एक सेकेंड, एक पॉइंट जहाँ पे आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तो ये जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं इसी को जगह क्या बनता है आपका, बायोस्फीयर बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने जितना हो सके उतना इजी करके बताने की कोशिश की है। आगे आते हैं। अब आइए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्टिनेंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ ये जो बड़े बड़े लैंड मासेज आप देख रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स हैं, जो बड़े बड़े लैंड मासेज हैं वो क्या है आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग ओशंस देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ओशंस में हम लोग ये देख लिए, सबसे पहले ओशंस देख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन नंबर 1, अटलांटिक ओशन नंबर 2, और यहाँ पे देखिए आपका आर्टिक ओशन नंबर 3, ये रहा आपका इंडियन ओशन नंबर 4,
और ये चौथा, और ये पांचवा जो होगा ये यहाँ पे होता है, वो होता है सदर्न ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सदर्न ओशन देखने को मिल गया, इंडियन ओशन देखने को मिल गया, अटलांटिक ओशन देखने को मिल गया, पैसिफिक ओशन देखने को मिल गया, आर्टिक ओशन देखने को मिल गया। तो यहाँ पे आपको 5 ओशंस मिलेंगे, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, पैसिफिक ओशन होता है। आते हैं आगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। देखिए कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या है आपके पास। पहला कॉन्टिनेंट ये है आपका एशिया, दूसरा कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप, तीसरा कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका, चौथा कॉन्टिनेंट है आपका साउथ अमेरिका, पांचवा कॉन्टिनेंट है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये पांचवा सॉरी, छठा कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां और कॉन्टिनेंट है आपका अंटार्कटिका। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 ओशियंस हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे यहाँ 4 ही का नाम दिख रहा है, सदर्न ओशन नीचे की तरफ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो लाइन्स खींची हुई देख रही है, ये आपको पता चल रहा होगा, ये इक्वेटर की लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है। तो जाहिर सी बात है आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे लाई कर रही है, कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करती है। देखिए क्लास 6 के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था मैं यूपीएससी और बाकी स्टेट एग्जाम्स के हिसाब से भी पढ़ा रहा हूँ, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड जी। देखिए तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ पे। ये जो कंट्रीज़ हैं ये कहाँ, ये देखिए सीधी लाइन खींची हुई है, यानी ये वो कंट्रीज़ है जो कहाँ लाई कर रही हैं, इक्वेटर पे लाई कर रही है। ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। यहाँ से देखिए ये रहा आपका किराबेटी, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ये सब इक्वेटर वाली कंट्रीज़ हैं। देखिएगा मालदीव्स, सोमालिया, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, गैबोन, ब्राज़ील, सैन एंड टॉम प्रिंसिपल, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, ये हो गया सोमालिया, और इक्वेडोर और कोलंबिया। तो आपको दिख गया होगा ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो कहाँ लोकेटेड है, इक्वेटर पे लोकेटेड है। कौन कौन सा फिर देख लेते हैं। एक किराबेटी पहला, नंबर 2 इंडोनेशिया, नंबर 3 मालदीव्स, नंबर 4 द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नंबर 5 कीनिया, नंबर 6 सोमालिया, नंबर 7 युगांडा, नंबर 8 रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नंबर 9 सेंट टोम एंड प्रिंसिपल, नंबर 10 गैबोन, नंबर 11 ब्राज़ील, नंबर 12 इक्वेडोर, नंबर 13 कोलंबिया। ये सारे के सारे कंट्रीज़ कहाँ हैं आपके इक्वेटर पे। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। आइए दूसरा भी देख लेते हैं। ये आपका देखिए पता चल रहा है ये जो कंट्रीज़ है ये किसको दिखा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दिखा रही हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्री लेके हुई है देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर आ गया यहाँ पे किसका, ताइवान का, नंबर 1। नंबर 2 पे आप देख सकती है चाइना, इंडिया हमारा महान भारत नंबर 3 यहीं पे है। नंबर 4 पे बांग्लादेश, नंबर 5 पे म्यांमार, नंबर 6 पे आपका ओमान, नंबर 6 पे ओमान है, नंबर 7 पे सऊदी अरेबिया, नंबर 8 पे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नंबर 9 पे लिबिया, नंबर 10 पे अल्जीरिया, नंबर 11 पे वेस्टर्न सहारा, नंबर 12 मॉरिशियस, नंबर 13 माली, या नंबर लिख लो भले ना दिखे कोई बात नहीं, नंबर 14 नाइजीरिया, और देख लेते हैं और भी कोई बचा, हाँ नंबर 15 मैक्सिको, नंबर 16 बहामास। 16 अलग अलग यहाँ पे आपको कंट्रीज दिख रही हैं जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई कर रही हैं। ठीक है, एक बार और अच्छे से इस इमेज को देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। आइए लास्ट इमेज को देख लेते हैं। यानी अब तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा कंट्रीज आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन ठीक है देख लीजिए। पहला है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आपका मेडागास्कर, ये पहला ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 आपका मेडागास्कर, नंबर 3 आपका मोजाम्बिक, नंबर 4 साउथ अफ्रीका, नंबर 5 बोट्सवाना, नंबर 6 नामीबिया, नंबर 7 ब्राज़ील, नंबर 8 अर्जेंटीना, नंबर 9 चिली, और नंबर 10 पैराग्वे। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं इस्थिमस ऑफ पनामा। खैर उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। खैर ये देखिए, और ये आप देखिए ये जो अगर मान लीजिए आपको अंटार्कटिका घूमने का मन है, अंटार्कटिका है ना, अगर आपको अंटार्कटिका घूमने का मन है तो ये देखिए चिली से आप फ्लाइट पकड़िए या शिप पकड़िए और तुरंत आप अंटार्कटिका जा सकते हैं। देख रहे हैं चिली और अंटार्कटिका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास है। चिली और अर्जेंटीना भी बोल सकते हैं। अर्जेंटीना और चिली क्या है, अंटार्कटिका से सबसे ज़्यादा पास यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखें यहाँ बात कर रहे थे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये दिखा देता हूँ। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, क्योंकि मैंने बताया था सी लेवल यूनिवर्सल जीरो माना जाता है, तो उससे सी लेवल से माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर ऊपर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स यानी 11 किलोमीटर इज रिकॉर्डेड इन द मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। कैन यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ द सी मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए जहाँ पे माउंट एवरेस्ट आपका 8 किलोमीटर लंबा है, वही मरियाना ट्रेंच जो है वो क्या है आपका 11 किलोमीटर लंबा है। बहुत बेहतरीन सी बात है ये। आइए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ।
सेकंड बस, ये इमेज देखिए दोस्तों, ये रहा, ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा माउंट एवरेस्ट, ये है मरियाना ट्रेंच। देखिए आप चाहें तो अगर माउंट एवरेस्ट को ऐसे उल्टा करके जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट उल्टा करके पूरा पूरा मरियाना ट्रेंच के अंदर आ जाएगा और तब भी जगह बच जाएगी, इतना बड़ा है मरियाना ट्रेंच। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों का हाइट कंपैरिजन दिया हुआ है, जैसे बुर्ज खलीफा 2723 फीट, डेनवर 5280 फीट, मैटरहॉर्न 14690 फीट, माउंट एवरेस्ट 29035 फीट, और फाइनली आपका कमर्शियल एयरप्लेन जो 35000 फीट पे उड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेंज है, स्पॉमवेल जो है वो 3281 फीट पे जाती है, टाइटैनिक 12400 फीट पे, और चाइनीज सबमरीन 16591 फीट, और यहीं आप देखेंगे अनमैन्ड सबमरीन जो है वो 35000 फीट के अप्रॉक्स तक जाती है। मरियाना ट्रेंच जो है, चैलेंजर डीप मरियाना ट्रेंच, वो 36000 फीट है, यानी जितने ऊंचाई पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं उतनी ऊंचाई, कितनी गहराई तक मरियाना ट्रेंच आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। तो मैंने आपको मरियाना ट्रेंच के बारे में बता दिया। ट्रेंचेस वाटर के अंदर पाए जाते हैं, आपके ओशंस के अंदर पाए जाते हैं। चलिए तो हम बात कर रहे थे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था 8 कॉन्टिनेंट, ये देखिए यहाँ पे 8 कॉन्टिनेंट की खोज हो गई है, जिसको बोलते हैं जीलैंडिया। तो जीलैंडिया जो है बेसिकली ये देखिए न्यूजीलैंड का, ये आप देख रहे हैं पीक है, और ये कहा जाता है कि न्यूजीलैंड का थोड़ा सा हिस्सा ही, जो आज का न्यूजीलैंड है उसका थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर है, उससे बड़ा एरिया जो है वो बहुत पहले वाटर में क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था, जो आपको यहाँ पे ये रेड लाइनिंग से दिख रही है, ठीक है। अब देखिए तो इसको 8 कॉन्टिनेंट का भी दर्जा दिया जा रहा है। आगे आते हैं, तो लेकिन अभी के लिए हम इस बुक के हिसाब से 7 को मानते हैं, जब तक अपडेट ना हो जाए तब तक 7 को देखते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर बॉडीज को सेपरेट किया है। दीज कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, एशिया, ये रहा एशिया, दूसरा है आपका यूरोप, ये रहा, तीसरा है आपका अफ्रीका, ये रहा, चौथा है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये रहा, पांचवा है आपका साउथ अमेरिका, ये रहा, छठवा है आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया, ये रहा, सातवां अंटार्कटिका, ये रहा। तो सातों कॉन्टिनेंट आपके आँख के सामने है, सातों का नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। सबके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, ध्यान सुनते चलिएगा। एशिया के बारे में बात करें, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पहले बार पढ़ लेते फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप देखिए ना, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको ये एशिया, ये पूरा ये येलोइश पोर्शन जो आप देख रहे हैं लाइट येलो, ये पूरा एशिया है, ठीक है। तो एशिया आप देख रहे हैं ईस्टर्न पोर्शन में आपको देखने को मिल रहा है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे वेस्ट में यानी यूरोप और एशिया के बीच में जो यहाँ पे एक डिवीजन पैटर्न है, डिवीजिंग लाइन है, वो यूराल माउंटेन्स बना के रखे हुए हैं, जो 5.1 फिगर में दी हुई है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। तो मतलब अगर एशिया और यूरोप को साथ में कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यूरेशिया। चलिए इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए इस फिगर को देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं, इमेज को देखते हैं, कुछ भी कहिए। चलिए ये आपके सामने एशिया है, देखिए ये एशिया है, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये कहाँ लाई किया हुआ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, देखिए ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और आपका जो ये एशिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर पे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये लीड नहीं कर रहा है। आइए एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, ये पूरा येलोइश पोर्शन देख रहे हैं, ये आपका एशिया है। एशिया आपका जो है यहाँ पे, ये एशिया नंबर 1, यहाँ पे आप देखिए ये यूरोप है। एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री का जो डिफरेंस है वो कौन क्रिएट कर रहा है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, एशिया और यूरोप के बीच में जो बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, एशिया और यूरोप के बीच में जो बाउंड्री बना रहा है वो कौन बना रहा है, यूराल माउंटेन्स। तो यूराल माउंटेन्स का काम है यहाँ पे इनको बीच में बाउंड्री बनाना। और अगर आप एशिया और यूरोप को साथ में ले लें, मतलब एशिया प्लस यूरोप को साथ में ले लें, तो हम उसको बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं, यूरेशिया, ठीक है। आप देख सकते हैं एशिया जो है वो आपका लगभग हर जगह से ही पानी से घिरा हुआ है। ये ऊपर भी पानी है, आर्टिक ओशन, नीचे देखिए पैसिफिक ओशन, मतलब ये इस साइड ऊपर की तरफ देखेंगे आर्टिक ओशन, इस साइड देखेंगे पैसिफिक ओशन, इस साइड देखेंगे इंडियन ओशन, इस साइड आप देखेंगे ये जो है ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ये पूरा अटलांटिक ओशन का वाटर ये एशिया से टच हो रहा है। तो इन एशिया मतलब एक तरह से वाटर बाउंड है, ठीक है। अब आइए एक चीज़ और दिखाते हैं, वैसे कंप्लीटली नहीं है, कहीं कहीं यहाँ लॉन्ड लॉक्ड भी है, पूरे तरह से पानी से नहीं, हर जगह से टच हो रहा है, लेकिन हाँ हम एक तरीके से मान ले रहे हैं। आगे चलिए और क्या है,
देखिए लिखा हुआ है ना, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी कॉन्टिनेंट से भी पास होता है। ये देखिए एशिया, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसी एशिया से पास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आइए आगे देखते हैं। यूरोप के बारे में देखते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। देखने से पता चल रहा है द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। देखिए ये एशिया इधर है, तो इसके वेस्ट साइड में, इसके वेस्ट साइड में कौन लाई कर रहा है? यूरोप लाई कर रहा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, तो मतलब वही बोलते हैं भैया एशिया के वेस्ट में, तो वेस्ट ऑफ एशिया में लाई कर रहा है। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज बाय थ्री साइड। लुक एट द मैप एंड लोकेटेड। देखिए ये बोल रहा है कि आर्टिक सर्कल इसी से पास हो रहा है, और जो आपका यूरोप है वो तीन साइड से वाटर से बाउंड है। देखते हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और एक जगह से तो लैंडलॉक्ड है। ये तो एशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक साइड, मतलब पहला साइड जो है वो आपका किसका है? देखिए ये एक साइड आपका ये जा रहा है, एक साइड आपका आर्टिक ओशन का जा रहा है, और एक साइड आपका नीचे की तरफ से जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल है, क्लियर है, एक तरह से लैंडलॉक्ड है। ये तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, इसके बाद बात कर लेते हैं अपने तीसरे कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सबसे बड़ा कोई कॉन्टिनेंट है तो वो कौन है? अफ्रीका है। द इक्वेटर और द 0 डिग्री लैटिट्यूड रन सम मोर ऑफ द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर है वो इसके बीचों बीच से जाता है। अब ये देखिए अफ्रीका है, ग्रीन वाला है, और इक्वेटर इसके बीचों बीच से जा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बहुत बड़ा हिस्सा, देखिए अफ्रीका ही इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक सेकेंड, हाँ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों से पास हो रहा है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन भी, एक सेकेंड बस, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन भी जा रही है, ट्रॉपिक इक्वेटर की भी लाइन जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी लाइन जा रही है। तीनों की लाइन अफ्रीका को पास करते हुए आपको दिख रही है। मैं अभी आपको बगल वाली में से और बड़े पैमाने पर भी दिखा दूंगा। ठीक है, यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख लिए। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट टू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all the sides by oceans. Look at the world map. You will notice the world longest river Nile नदी जो यहीं से बहती है in Africa. Notice where the equator and the tropic of Cancer and tropic of Capricorn pass in the Africa. देख लेते हैं एक बार अफ्रीका को, एक बार शक्ल देख लिया जाए अफ्रीका की। आइए अफ्रीका को थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। ये आपके सामने अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ध्यान से देखिए। तो अफ्रीका ये ग्रीन वाला पूरा हिस्सा है। एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? अफ्रीका ही है। तो आप देखिए अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आपका ये सेंट्रल लाइन से देखिए इक्वेटर ही पास हो रहा है। ऊपर की तरफ से आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लाई कर रहा है, और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी तीनों के तीनों आपके इस अफ्रीका से पास करते हुए जा रहे हैं। तो तीनों आपके लाइन जोन्स हैं वो तीनों की तीनों आपके अफ्रीका से पास करते हुए जा रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज वेल एज इक्वेटर पासिंग फ्रॉम द अफ्रीका। ये हर जगह से ओशन से घिरा हुआ कॉन्टिनेंट है। देखिए ध्यान से देखिए, कहीं भी लैंड बाउंड नहीं है। इधर साइड आप देखेंगे, देखिए इंडियन ओशन है, इधर साइड आप देखेंगे अटलांटिक ओशन है, इधर साइड आप देखेंगे सदर्न ओशियन है, इधर साइड आप देखेंगे, देखिए ये भी घिरा ही हुआ है ना एक तरीके से। ये देखिए वाटर 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 पूरा सप्लाई है। तो ये देखिए ये पूरे तरीके से क्या है, आपका पानी से बाउंडेड है। ठीक है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जो पानी से बाउंडेड है हर तरीके से। ठीक है, वो समझ गए होंगे, चीज़ों को मैंने आसान करके बताया है। आगे देखिए नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ और, यह नाइल नदी बहती है, सहारा डेजर्ट है। मेरे पास शायद कुछ इमेजेस हो, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद हो, देख लेते हैं। तो इस तरह पनामा है शायद हो, शायद दोस्तों मेरे पास इमेजेस नहीं है, मेरे पास थी इमेजेस लेकिन मैंने लगाया नहीं है, कोई बात नहीं। अब नाइल नदी को जरूर देख लीजिएगा, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेजॉन है। ठीक है, आइए नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका ये रहा, नॉर्थ अमेरिका ये रहा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए नॉर्थ अमेरिका में ही पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका में आपका यूएसए, कनाडा, ये सारी स्टेट्स आते हैं। आगे देखते हैं, कंट्रीज आते हैं, सॉरी। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो नंबर 1 पे कौन है आपका? एशिया। नंबर 2 पे कौन है आपका? अफ्रीका। तो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन हो गया? नॉर्थ अमेरिका हो गया। आगे देखते हैं। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बात करूंगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, किससे? एक पॉइंट से, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ साइड में है और वेस्टर्न साइड में, इसलिए हम ये बोलते हैं कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है कंप्लीटली। ओशियन, 3 ओशियन इसको सराउंड करके रखे हुए हैं। कौन कौन से ओशियन सराउंड करके रखे हैं एक बार चेकआउट कर लेते हैं।
ये रहा आपके पास नॉर्थ अमेरिका। अभी मैं इस्थमस ऑफ पनामा भी दिखा दूंगा, इस पॉइंट पे ये इस्थमस ऑफ पनामा है, पहले देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ऊपर आर्टिक ओशन है। तो तीन ओशियनों ने क्या किया है, इसको घेर के रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, आप देखिए तीन ओशन का नाम है, तो इधर साइड पैसिफिक ओशन है, एक सेकंड, यहाँ पैसिफिक ओशन है, यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपका क्या है, अटलांटिक ओशन है, ऊपर की तरफ आपका आर्टिक ओशन है। तो तीन ओशियनों ने क्या किया है, नॉर्थ अमेरिका को घेर के रखा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका, इट इज़ द थर्ड वन। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जैसे देखिए यहाँ रॉकी माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, एप्लेंशियन मिल्स देखने को मिल रहे हैं। साउथ अमेरिका में भी आपको एंडिस माउंटेन देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में आपको एटलस माउंटेन देखने को मिलेंगे, यूरोप में एल्प्स देखने को मिल रहा है, यूराल माउंटेन्स यहाँ मिल रहा है, इंडिया में आपको हिमालयाज मिल रहा है। अलग अलग तरीके के माउंटेन्स आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं। खैर आगे आते हैं। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पे बात की, अब मैं आपको इस्थमस ऑफ पनामा दिखा देना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखिए वो ये जॉइनिंग लाइन है जो दोनों को जोड़ रहा है। ये तो इंडिया है, वेट, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, मिल गया। देखिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये रहा पैसिफिक ओशन, ये रहा कैरिबियन सी, छोड़ देते हैं। देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा, ये है आपका साउथ अमेरिका का हिस्सा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये देखिए मैक्सिको है वैसे, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। देखिए इस पॉइंट पे ये लैंड बाउंड्री से जुड़ा हुआ है दोनों। यही जो लैंड बाउंड्री बाबू, इसी को हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। आप समझ गए होंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके मैंने आपको दिखा दिया ये इस्थमस ऑफ पनामा को। आइए आगे आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा साउथ अमेरिका का मैप है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये कोलंबिया से देखिए कनेक्ट हो रहा है। कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, अलग अलग तरीके के यहाँ पे साउथ अमेरिका में आपको कंट्रीज देखने को मिल रही हैं। साउथ अमेरिका जो है वो बेसिकली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाई करता है, और चिली एक ऐसा कंट्री है जहाँ से, और चिली और अर्जेंटीना से आप डायरेक्ट अंटार्कटिका तक पहुँच सकते हैं, वो भी जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। आगे आइए, शिप लेके भी निकल जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। चलिए नॉर्थ अमेरिका क्लियर कर दिया था मैंने, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। तो कौन इक्वेटर पे लाई कर रही हैं, कौन आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई कर रही हैं, ETC। अब आइए साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात हो गया, साउथ अमेरिका क्या है, बोला था साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, विच टू ओशियन सराउंड ऑन इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। ये देख लेते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे आपको एंडिस द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दिखेगा, एंडिस यानी सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, तो ये लेंथ में रन करा है नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। याद है कि नाइल जो अफ्रीका में है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, और जो साउथ अमेरिका में आपका अमेजोन है वो लार्जेस्ट रिवर है। याद रखिए, ये देखिए पनामा भी दिखाया हुआ है, ये पनामा दिखाया हुआ है। खैर आइए आगे आते हैं। ठीक, यहाँ पे आपने देख लिया साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। आइए एक झलक एक बार और मान लेते हैं। देखिए ये इमेज देख लेते हैं, ये इमेज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए साउथ अमेरिका जो ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये आपका पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन है, ये आपका पैसिफिक ओशन, ये दोनों ओशन से घिरा है। ये तीन ओशन से घिरा है आपका नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका दो ओशनों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से अगर बात कर लेंगे, तो ये कहा गया है, ध्यान सुनिए, ये कहा गया है कि जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपको एंडिस माउंटेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंडिस माउंटेन देखने को मिलेगा। इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है, ये क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाई किया हुआ है। साउथ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके कई सारे कंट्री देखिए इक्वेटर से भी गुजर रहे हैं, कई सारी कंट्रीज जो है वो साउथ अमेरिका से भी गुजर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंडिस माउंटेन देखेंगे जो वर्ल्ड के टॉलेस्ट माउंटेन रेंज में गिना जाता है। आप देखिए यहाँ से मैंने बताया था ना, चिली और अर्जेंटीना दो ऐसे कंट्रीज है, यहाँ से आप अंटार्कटिका से डायरेक्ट रूट पकड़ सकते हैं, शिप उठा के निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे अंटार्कटिका तक। ठीक है, जिसको अंटार्कटिका एक्सप्लोर वगैरह करने का मन करे, आप अगर मान लिया इंडिया में हम लोग रह रहे हैं तो इंडिया से फ्लाइट पकड़िए, फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट चिली उतरिए, नहीं मन है तो मान लीजिए थोड़ा और घूमना चाह रहे हो तो फ्लाइट पकड़ के पहले अफ्रीका उतरिए, अफ्रीका से फिर नॉर्थ साउथ अमेरिका चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जैसा आपको मन करे वैसे जाइए, तो आप अंटार्कटिका घूम सकते हैं। ठीक है, यही नहीं आप एक लंबा प्लान करके यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा, ऐसा था घूमते घूमते अपना आराम से जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए, तो अंटार्कटिका तक का सफ़र मैंने आपको करा दिया थोड़ा सा, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। कोई चांस ही नहीं है कि ईस्टर्न वेस्टर्न कुछ नहीं, बस एकदम सदर्न हेमिस्फीयर में बैठा ही है ये। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल द साइड बाय द ओशियन, इट इज़ कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आइसलैंड कॉन्टिनेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है जो चारों जगह से क्या है, ओशन से बाउंड है। ठीक है, चारों जगह से ओशन से बाउंड है। अंटार्कटिका कंप्लीटली लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बड़ा कॉन्टिनेंट है, छोटा मोटा कॉन्टिनेंट नहीं है। अंटार्कटिका की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात तो कर लिए थे। तो अंटार्कटिका पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो देखिए
क्योंकि साउथ पोल इसके सेंटर में कॉन्टिनेंट के, इसीलिए यहाँ पे हमेशा ठंडी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे सन की लाइट इक्वेटर पे ऐसे पड़ती है, फिर वो ऊपर जाते जाते स्लैंट होती आती है, यहाँ नीचे जाते जाते स्लैंट होती आती है, तो स्लैंटेड लाइट साउथ पोल पड़ती है, स्लैंटेड लाइट आपकी नॉर्थ पोल पर पड़ती है, तो इसीलिए साउथ पोल पर अंटार्कटिका है और वहाँ पर बर्फ जमी हुई है। देखिए यहाँ बोला ह्यूज कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये बोला गया एज इट इज लोकेटेड साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक आइस शीट, देयर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ कहाँ दिखेगा, लेकिन हाँ मैनी कंट्री के रिसर्च स्टेशन आपको अंटार्कटिका पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इंडिया के भी कुछ हैं, जैसे यहाँ पे एक है मैत्री और भारती, नाम याद रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, मैत्री और भारती, तो ऐसे रिसर्च स्टेशन है जो इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं कहाँ पे, अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ये एक बार नज़र मार लेते हैं इसके ऊपर और एक फाइनल टाइम। ठीक है, देखिए अफ्रीका, देखिए वैसे अफ्रीका भी आप देखिए तो चारों तरफ से नहीं बाउंड है, क्योंकि अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ लॉक्ड है, ये यहाँ से अफ्रीका बाउंड है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, और ये देखिए ये चारों तरफ से क्या है, खुला हुआ है, चारों तरफ से क्या है, खुला हुआ है, फिर इसको आइलैंड कंट्री भी बोला जा रहा है। यही नहीं, आगे देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर आप देखेंगे तो अगला नंबर किसका लग गया, अंटार्कटिका का। सॉरी, अंटार्कटिका का इमेज मेरे पास नहीं है, तो क्रॉप्ड इमेज था, तो अंटार्कटिका हट गया है। अंटार्कटिका वैसे नीचे की तरफ होगा, अंटार्कटिका ही नीचे की तरफ होगा। ये आपको पूरे तरह से साउथ पोल में लोकेटेड होता है अंटार्कटिका, ये मान लीजिए ये पूरा अंटार्कटिका, ठीक है, ये पूरा अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका पूरा नीचे की तरफ होगा। एक सेकंड, चिली की तरफ कैसे आ गया, हाँ ये अंटार्कटिका है। तो मान लिया अंटार्कटिका पूरा आपका साउथ पोल में लोकेटेड है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये साउथ पोल पे लोकेटेड है, इसलिए यहाँ हमेशा ठंड पड़ती रहती है। यहाँ कई सारे रिसर्च स्टेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, इस इमेज में अगर देखिए, एक सेकंड, हाँ इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको अंटार्कटिका देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको अंटार्कटिका देखने को मिल रहा है। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, बाकी सारी चीज़ें देख भी ली, आइलैंड कॉन्टिनेंट सब के बारे में समझ भी लिया, कौन क्या है कैसे है। एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए जो बताया था ना लॉन्गेस्ट माउंटेन एज एंडिस जा रहा है, ये देखिए, ये रहा, देखिए ये पूरा ये एंडिस माउंटेन है, ये क्या है आपका एंडिस माउंटेन्स है। देखिए पूरा ब्राउन वाला एंडिस माउंटेन, देखिए कितने लंबे एरिया में पूरा आपका माउंटेन्स जा रहा है। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, थोड़ा सा एक दो लाइनें और है उसको समझ लेते हैं। जैसे अब आ गया डायरेक्ट हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर को समझते हैं क्या बोला है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज कवर्ड विद लैंड। देखिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट ऐसे नहीं कहते, अगर आप आज स्पेस में चले जाए और आप स्पेस से कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बैठ के या चांद से बैठ के अगर धरती को देख रहा है तो उसको धरती आधी से अधिक नीली ही दिखेगी। क्यों नीला दिखेगा, क्योंकि हमारा 71% जो है वो अर्थ है वो किससे कवर है, पानी से। लेकिन इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी हम क्यों पानी के शॉर्टेज से घिरे हुए हैं, क्यों हम पानी के शॉर्टेज के लिए तड़पते हैं, तो ये बात है कि जो 97% से भी ज़्यादा पानी है ह्यूमन के लिए वो कंजप्शन के लिए नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, वो ओशियंस में पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं इससे पहले, रनिंग वाटर ओशियंस में है। एज द रनिंग वाटर इन द ओशियंस, रिवर एंड लेक्स, आइस एंड ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, मतलब हर तरीके के वाटर की बात किया जाता है। तो वाटर वेपर की भी बात किया, वो सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। मतलब अगर आपको पानी के भाप भी दिख रहे हैं तो वो भी क्या है, हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। मोर देन 97%, वही बोला है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता, सॉल्टी है बहुत ज़्यादा। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet and glaciers or under the ground, for a very small percentage available for fresh water for human। तो देखिए 97% तो आपका किस में कवर है, पूरा 97% जो है वो टोटल आपका क्या है, सॉल्टी वाटर, इसको पी नहीं सकते। बचा हुआ जो है उसमें से थोड़ा, मतलब उसमें से रेस्ट जो है 3% जो बचा, उसमें 2% लगभग या 1 से 1.5% लगभग आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में, बाकी जो बचा हमारे नदी के फॉर्म में, और उससे भी कम अंडरग्राउंड है। और हम अंडरग्राउंड वाटर किस हिसाब से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी से आप पता लगा सकते हैं कि हमें पानी की आगे कितनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। देखिए ये लिखा हुआ है ना, हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्यों, वाई देयर इज वाटर स्कैरसिटी, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक जिगजॉग पजल ऐसा दिख रहा है। काउंट आउट द गिवन स्क्वायर इन 5.3 एंड आंसर द फॉलोइंग, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखिए अब ये सब मैं नहीं बताऊंगा, अब ये सब काउंट आउट करने सब क्लासेस की कहानी है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, बिल्कुल एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आप मुझे बताइएगा, ये मैं आपको काम छोड़ दे रहा हूँ, कौन सा ज़्यादा मतलब यहाँ पे छोटा है, यूरोप ज़्यादा छोटा है, अरे सॉरी कौन बड़ा है, यहाँ पे बड़ा बताना है, कौन बड़ा है, यूरोप बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा है।
और पता कैसे लगाएंगे, अब इन ब्लॉक्स को गिन लीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ब्लॉक्स यहाँ है ना, तो यहाँ गिन लीजिएगा कितना है। अगर यहाँ के ब्लॉक्स इसके मुकाबले ज़्यादा है तो ये जीता, यूरोप क्या हो गया यहाँ पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया बड़ा है यूरोप से, लेकिन अगर यूरोप के ब्लॉक्स ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा है तो यूरोप बड़ा है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आइए इस चीज़ को अपने से देखिएगा, काम करिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एशिया तो सबसे बड़ा दिख ही रहा है, खैर आइए ओशंस की बात कर लेते हैं। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है, ये सारे ओशंस इंटरकनेक्टेड है। क्या वाकई में, देख लेते हैं क्या वाकई ओशंस इंटरकनेक्टेड है। देखिए यहाँ ये सभी वर्ल्ड मैप ही है, खैर इससे भी देख सकते हैं आप, देखिए इन इमेजेस से भी काम हो जाएगा। देखिए ये ओशियन है, ये ओशियन है, ये ओशियन है, ये ओशियन, तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन दिख रहा है। अगर मान लीजिए नहीं दिक्कत हो रहा है आपको समझने में तो ये देख लीजिए। देखिए आखिर देखिए पृथ्वी ऐसे थोड़ी है, पृथ्वी तो गोल है ना, तो देखिए पैसिफिक ओशन इसलिए यहाँ से आ गया, पैसिफिक ओशन देखिए यहाँ से आके इंडियन ओशन से मिल जा रहा है। ये देखिए पैसिफिक ओशन आके अटलांटिक से मिल रहा है, अटलांटिक आर्टिक से मिल रहा है, आर्टिक साउदर्न से मिल रहा है, तो सब देखिए आपस में इंटरकनेक्टेड तो है, ये बात तो सच है, सारे ओशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आइए आगे क्या लिखा है, द ओशन वाटर ऑलवेज मूविंग, बिल्कुल ओशन वाटर हमेशा मूव करे। द थ्री चीफ मूवमेंट इन द ओशन आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट। मैं बताऊंगा इसको आगे की क्लासेस में, ठीक है। जो मूवमेंट है ओशन का वो तीन फॉर्म में हो रहा है, वेव के फॉर्म में, टाइड के फॉर्म में और ओशियन करेंट्स के फॉर्म में। तो वेव के फॉर्म में हो रहा है, टाइड के फॉर्म में हो रहा है, ओशन करंट के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, जहाँ पे हमारे पास कितने मेजर ओशंस है, तो यहाँ पे मेजर ओशंस की संख्या है 5, बोले थे ना, पहले बता चुके थे कि यहाँ 5 मेजर ओशन है। कौन कौन से, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन। कौन कौन से, एक है आपका पैसिफिक, एक है आपका अटलांटिक, एक है आपका इंडियन, एक है आपका आर्टिक, एक है आपका सदर्न ओशन। 5 ओशियंस है टोटल। 5 ओशियंस के बारे में मैंने आपको शुरुआती के कुछ मिनटों में बताया है। चलिए पैसिफिक ओशन देखेंगे तो सर्कुलर इन शेप, जाहिर सी बात है। एशिया ऑस्ट्रेलिया, ध्यान सुनिएगा, एशिया ऑस्ट्रेलिया आ गया हम लोग, हाँ, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सराउंड्स इट। तो देखिए एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ए याद रखिए, ए नाम के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका भी ऐसे है लेकिन छोड़ देते हैं, लेकिन अंटार्कटिका भी ऐसे है, लेकिन ऐसे याद रखिए एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जितने भी ये सब कॉन्टिनेंट्स है ये सब पैसिफिक ओशन से सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अटलांटिक की बात कर लेते हैं। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, मतलब सबसे बड़ा है पैसिफिक। उसके बाद में बात किसका नंबर लग गया है, अटलांटिक ओशन का लग गया, ठीक है। अटलांटिक ओशन की कहानी यहाँ बोला हुआ है, इट इज एस शेप्ड। एस शेप्ड क्या वाकई में अटलांटिक ओशन एस शेप्ड है, चेक कर लेते हैं, ये अटलांटिक ओशन देखिए, क्या वाकई में अटलांटिक ओशन एस शेप्ड है। ये अटलांटिक ओशन देखिए ये ऐसे जाके ऐसे बना रहा है, बिल्कुल एस शेप है, देखिए ऐसे बनता है ना, तो ऐसे बना हुआ है ये, तो अटलांटिक ओशन इज रियली एन एस शेप्ड, ठीक। सबसे बड़ा पैसिफिक है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन है, अटलांटिक है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आते हैं वापस, क्या बोला, इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, फ्लैंक किया गया है ऑन द वेस्टर्न साइड पे आप अटलांटिक ओशन में देखेंगे तो आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिल जाएगा। यूरोप और अफ्रीका आपको इसके ईस्टर्न साइड में मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे बार बार दिखे जाने की जरूरत पड़ी लेकिन दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्या करते हैं, स्टेट जो होते हैं वो दो हमारे ओशनों को डिवाइड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे हमें आगे देख लेते हैं, दिखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इस इमेज को देखिए, दोस्तों ये इमेज क्या कह रहा है, ये रशिया है, ये रशिया का वही येलो हिस्सा तो नहीं दिख रहा था, ये अलास्का है, ये अब यूएसए का पार्ट बन चुका है। रशिया का ही पहले अलास्का था लेकिन खरीद लिया गया, बहुत कम दामों में रशिया ने उसको बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए ये हिस्सा जो है, ये देखिए ये एक नैरो वाटर स्ट्रेच है कि नहीं है, ये नैरो वाटर स्ट्रेच है कि नहीं, यहाँ कोई गैप है ना, ये देखिए जो गैप है, जो दो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आर्टिक ओशन है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। तो देखिए ये दो ओशियनों को मिलाने वाला पैसेज, क्या कहलाता है, स्ट्रेट कहलाता है। हालांकि इस स्ट्रेट की वजह से दो कंट्रीज भी आपस में मिल गई हैं, ठीक है। अब देखिए ये नैरो पैसेज है, तो ये जो बीच में आप ये जो स्ट्रेट देख रहे हैं ये क्या है, आपका बेरिंग स्ट्रेट। इसी तरह से एक पाल्क स्ट्रेट भी होता है, PALK, पाल्क स्ट्रेट। चलिए मैं आपको पाल्क स्ट्रेट दिखाता हूँ, आइए, आई होप आप स्ट्रेट समझ होंगे, आपको पाल्क स्ट्रेट दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्ट्रेट की डेफिनेशन दी है, अ स्ट्रेट इज अ पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज और ओशन। तो देखिए सीज को भी कनेक्ट कर सकता है, ओशन को भी कनेक्ट कर सकता है। ध्यान से देखिए ये पाल्क स्ट्रेट है, देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये हमारा महान भारत, तमिलनाडु है तो महान भारत, ये श्रीलंका है। आप देखिए श्रीलंका और
इंडिया के बीच में ये है पार्क स्ट्रीट। ये एक नैरो वाटर पैसेज है जो दो अलग अलग ओशियनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, दो सीज को कनेक्ट कर रहा है। कौन कौन सा ओशियन को कनेक्ट कर रहा है देख लेते हैं एक बार, आइए। इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ये हमारा डायग्राम जिंदाबाद, चल देखिए इमेज जिंदाबाद, देखिए इसको देख लेते हैं। तो ये है आपका इंडियन ओशन, देखिए ये आपका इंडिया है ना, तो देखिए इस साइड ये आपका इंडियन ओशन है, ये पार करके आप निकल गए यहाँ पे, इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये पूरा पैसिफिक ओशन का रीजन आ गया, ठीक है। तो ये एक बेसिकली है, तो ये पूरा इंडियन ओशन में, लेकिन आप देख रहे हैं जो पार्क स्टेट है वो दो नैरो सीज को यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए कहाँ गए हम लोग, हाँ आइए चलिए, ये देखिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, वेट। तो ये देखिए, वैसे ओशन वाला एरिया को हटा देते हैं, वैसे वो है पूरा इंडियन ओशन का पार्ट, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये जो स्टेट है आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इन दोनों को यहाँ पे डिवीजन कौन करा रहा है आपका इंडियन ओशन के अंदर, आपका पार्क स्टेट करा रहा है, ठीक है। तो स्टेट हम समझ गए क्या है, वो थोड़ा पहले एरर हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा, इट वॉज मिस्टेकन। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। आइए आगे आते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम दिया हुआ है, खैर देख लेते हैं, इंटरनेशनल डेड लाइन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। इसी के आप इधर या इस साइड जाएंगे तो डेट का फ्लक्चुएशन हो जाता है, ठीक है। चलिए खैर उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे अच्छे जब समझेंगे। सीधे आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? The Earth is surrounded by a layer of gas called atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe, protect us from the harmful effect of sun rays. बिल्कुल सही बात है। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ जो है वो गैसेस से सराउंड है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये थिन गैस जो है वो आपको बचा के रखी हुई है हर चीज़ से एटमॉस्फेयर में। जैसे कि ये हमें क्या बचा, देखिए ये हमें दे भी रही है जो हवा में चाहिए ऑक्सीजन, वो हमें भी दे रही है, प्लस हमें हार्मफुल इफेक्ट सनरेज के जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जैसे ओजोन जो है वो हमें यूवी रे से बचा रहा है। ओजोन क्या है? O3 एक गैस है, तो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक है। एक बात समझ गए होंगे। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ लेयर्स को देख लेते हो, तो देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, 5 होते हैं। पहला ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मिजोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर, पाँचवा आयनोस्फेयर। इन दोनों के बीच में एक्सोस्फेयर, सॉरी इन दोनों के बीच में आयनोस्फेयर भी एक आता है। खैर अभी देख लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। देख लिया, तो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, अभी तो 5 लेयर में, ऑन द बेस ऑफ द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। किस बेसिस पे डिवाइड करें भाई, वहाँ कोई गैस कितनी प्रेजेंट है, कितनी नहीं प्रेजेंट है, वहाँ का कंटेंट कैसा है, वहाँ का प्रेशर क्या है, बहुत सारी चीज़ों को चेक करके हमने एटमॉस्फेयर की 5 लेयरें बना दी। दिस लेयर स्टार्टिंग ऑन द अर्थ सर्फेस, जो लेयर अर्थ सर्फेस से स्टार्ट होती है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर और एग्जॉस्ट है। तो एटमॉस्फियर जो है वो आपका मेनली जो बना होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना है, विच मेक्स अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। तो अब इसमें देखेंगे जो नाइट्रोजन है, अब सबका परसेंटेज है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सब क्या है 1% बढ़ा है। लेकिन जब यही चीज़ बढ़ने लगती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होने लगती है, तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में आपको देखने को मिलती है, और यही रिजल्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का। चलिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए बोला ना ब्रेथ ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑक्सीजन भैया हमारी जिंदगी का स्रोत है, बिना ऑक्सीजन लिए आप जिंदा रह नहीं सकते, और नाइट्रोजन से आपकी ग्रोथ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि, क्योंकि हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। पता है दोस्तों, आपका ये जो ये मानिए आपका अर्थ है, और मान लीजिए ये सन है, सन की जो लाइट है वो इस पर पड़ेगी और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी पृथ्वी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, बर्फ़ का गोला बन जाएगी। ये पृथ्वी जो है अगर ऐसा हो रहा होता है तो क्या बहुत जल्दी बर्फ़ का गोला बन जाता। लेकिन इससे कौन बचा के रखा हुआ है, तो सिंपल में हम ये कहते हैं कि अब इससे पहले ये प्रोसीजर हो रहा है कि यहाँ पर मौजूद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जब, एक सेकेंड सॉरी, एक और बार और बना देते, कोई बात नहीं। ये रहा आपका अर्थ, ये रहा आपका सन, और ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जब सन की लाइट जाएगी तो वो पृथ्वी बढ़ेगी, बाहर भी निकलेगी, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है वो कौन पकड़ लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ इस सनलाइट को अपने पास पकड़ लेता है, इसी से हमारी पृथ्वी क्या होती है, गर्म रहती है। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा हो जाता है तो इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। आई होप आप बहुत सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, मैं आपको आराम से चीज़ों को धीरे धीरे करके समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए
एब्जॉर्ब एंड रेडिएटेड बाय द अर्थ देयरबाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सही बात है, CO2 आपको प्लांट के लिए भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट जो होते हैं वो CO2 लेते हैं और बदले में हमें O2 देते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज इन हाइट। अब देखिए जैसे जैसा ऊपर जाते हैं, आपको पता है ना हवा पतली होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अलग अलग रेंज में जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर पे, आपको अलग अलग वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर की, अलग अलग टाइप के एटमॉस्फेयर मिल रहे हैं, तो यानी आपकी डेंसिटी बदल रही है। द मैक्सिमम, आप देखिए क्या बोला है, ये एक सेकेंड जी। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। एक सेकेंड, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, अब डिक्रीजेस। देखिए बोला है ना मैक्सिमम सी लेवल पे होगा, जाहिर बात है सी लेवल को 0 मानते हैं, तो सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यू नो दैट अ क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन द ब्रीथिंग ड्यू टू देयर डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। जाहिर बात है जब आप ऊपर चढ़ते हैं, एवरेस्ट क्लाइंब करें या माउंटेन्स क्लाइंब करें, तो आपको हवा सांस लेने में दिक्कत होती है। आप लोग मान लीजिए कहीं दर्शन भी करने जा रहे हैं पहाड़ी इलाके पे या पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, तो ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। तो उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है ताकि वो भैया हाई एल्टीट्यूड में ब्रीथ कर सकें। तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है जैसे ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है, अब 50 मीटर ऊपर, अरे मतलब मान लीजिए आप 100 मीटर ऊपर गए तो टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, 500 मीटर ऊपर गए टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन कम, मतलब एयर पतली होती जा रही है और एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जा रहा है। आगे देखिए, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है। दीज वेरीज प्लेन टू प्लेन, सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एक्सपीरियंस लो प्रेशर। हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से ही विंड आता है, पहले बता दे रहा हूँ। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखिए एयर जो होता है वो हमेशा कहाँ से जाता है, हाई प्रेशर से, इसके बारे में हम बात करेंगे, लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूव करना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूव करना क्या कहलाता है दोस्तों, विंड कहलाता है। क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं, ये आखिरी टॉपिक है। बायोस्फीयर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब तीनों हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, तो जो वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वही बायोस्फीयर के लिए सस्टेनेबल होता है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर, एयर। वही बोला है नैरो जोन है भाई। इट इज द जोन ऑफ लाइफ, इट इज़ यूनिक इन द प्लांट एग्जिस्ट, देयर आर सेवरल। देखिए पूरा बायोस्फेरिक कंटेंट है यहाँ पे। देखिए ये हाथी है, यहाँ से पानी पी रहा है, यहाँ पे देखिए बारिश हो रहा है, मछली इस पानी में रह रही है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है, हाथी सांस भी ले रहा होगा, तो ये रह ज़मीन पर रहा है। तो ये एक नैरो जोन है बायोस्फीयर का यहाँ पे बन गया है, जहाँ पे आपके प्लांट और एनिमल एग्जिस्ट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल species of organism that vary in size from microbe and bacteria to huge animal. All the living organism including human are linked to each other and the biosphere for their survival. जाहिर सी बात है हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर टिका है। हर्बीवोर कार्निवोर के ऊपर टिका हुआ है, हर्बीवोर, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कार्निवोर जो है वो हर्बीवोर पे टिका है, हर्बीवोर जो है वो प्लांट पे टिका है, प्लांट जो है वो सनलाइट पे टिका हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसी तरह फूड चेन चलती है कि जो पेड़ है उसको खाएगा हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाएगा कार्निवोर, इसी तरह से, और जो ये सब है इनको खाएंगे डीकम्पोजर। तो फूड चेन का ये एक बेसिक पैटर्न है। The organism in the biosphere may broadly be divided into plant kingdom, animal kingdom. जाहिर सी बात है। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or other. For example, cutting the forest for fulfilling our needs or wood, clearing the land for agriculture may lead to fast removal of the soil from the slope. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities and earthquake. देखिए सिंपल में क्या बोला है, अगर आप पेड़ों की कटाई कर देंगे तो पेड़ों की कटाई करने की वजह से जो मिट्टी को बांधने की क्षमता है, स्लोप, मान लीजिए स्लोप है, यहाँ के बहुत सारे पेड़ थे, आपने उन पेड़ों को उड़ा दिया, इस पेड़ के ऊपर यहाँ पे पेड़ रहे नहीं क्योंकि आपने स्लोप से पूरे पेड़ हटा दिए। अब इस पेड़ के अंदर जो मिट्टी होगी, इस पेड़ के अंदर जो मिट्टी होगी उसको होल्ड करने की क्षमता खत्म हो जाएगी क्योंकि अब पेड़ और जड़ रहे नहीं। तो अब मान लीजिए अगर कोई, एक सेकेंड, ये मिट्टी है, अब अगर मान लीजिए कोई पानी या अर्थक्वेक या कोई भी एक वाटरफॉल हो रहा है तो ये अपने साथ मिट्टी को भी भाग ले जाएगा। ठीक है, जो दिक्कत है अब वहाँ पर कभी वेजिटेशन आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहाँ मेन फर्टाइल सॉइल बची ही नहीं है। यही बातें दे रहा है। अर्थ में आपको अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा। देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एट हैपन इन द अदर। सुनामी, देखिए सुनामी आएगा। अब देखिए सुनामी पानी के अंदर है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसको सी शोर मिल जाएगा तो बहुत भयानक विकराल रूप ले लेता है वो। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आपको यहाँ कई सारी जगह सुनामी आई। अंडमान निकोबार आइलैंड जो आपके सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर। ठीक है, हम वाटर वेस्ट मटेरियल को भी लेक्स में डाल रहे हैं, रिवर्स में डाल रहे हैं, तो ह्यूमन यूज़ के लिए वो बेकार बन जा रहा है। अच्छा खासा पानी रिवर्स, एक तो पानी पहले ही कम, ऊपर से उसी पानी में आप डाल रहे हैं वेस्ट मटेरियल। तो अब जायज़ बात है वो पानी जो आपके इस्तेमाल के लिए, जो आपके पीने के लिए, अगर आप उसमें वेस्ट मटेरियल डालेंगे तो जल्दी आप भी मारे जाएंगे क्योंकि अंत में आपको वही पानी पीना है। इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, अब देखिए ये तो है, ये इंडस्ट्री बाय थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, पॉल्यूट एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज इंपॉर्टेंट।
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो देखिए हम क्या करें, एकदम गाड़ी चला रहे हैं उसमें धुआं निकल रहा है, आप देखते हैं कई लोग अपनी गाड़ी को बनाते भी नहीं, एकदम धुआं ही धुआं फेंकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है, और यही इंक्रीज CO2 आपका आगे ग्लोबल टेम्परेचर में लीड कर रहा है। कैसे कर रहा है ये मैंने आपको अच्छे से अभी कुछ समय पहले ही बता दिया है। Thus there is a limit to use the resources of the earth and maintain the balance of the nature between the domains of the lithosphere, atmosphere और हाइड्रोस्फीयर। तो तीनों के बीच में हमें बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। बहुत बड़ा चैप्टर था, कोई बात नहीं, कहीं कहीं मुझसे एरर हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।